हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट है। मैंने सेबी का जितना भी स्टैटिक पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया है। करेंट अफेयर्स भी मैं आपके कंप्लीट करती रहूंगी। मंथली मैं कोशिश करूंगी कि मैं मंथली मैगजीन प्रोवाइड करूँ, क्योंकि उसमें फिर यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा फालतू न्यूज नहीं होती है और थोड़ा शॉर्ट में हम ज्यादा चीजें कवर कर पाते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आपकी प्रिपरेशन भी आई होप अच्छी चल रही होगी। अब यहाँ पर आरबीआई के लिए भी मैंने मैनेजमेंट कंप्लीट कर दिया है। फाइनेंस का एक वीडियो है जो इस वीक के एंड तक आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आपका बचता है इकोनॉमिक्स वाला पार्ट। तो मैं कोशिश करूंगी कि सीरीज इस वीक कंप्लीट कर दूं एंड नेक्स्ट वीक के फर्स्ट वीक में, बेसिकली फर्स्ट डे या सेकंड डे में मैं आपको पूरा ईएसआई का भी स्टैटिक प्रोवाइड कर दूं। टॉकिंग अबाउट योर करंट अफेयर्स पार्ट, वो हर महीने का मैं कोशिश करूंगी आपको 7 से 8 को, ठीक है। जैसे मतलब आपका मान लो अक्टूबर खत्म हुआ है ना, तो नवंबर 7 या नवंबर 8 में आपको कंप्लीट वीडियो में प्रोवाइड कर दूं। तो इससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में बहुत अच्छे से हो जाएगी एंड ऑल ऑफ अस यहाँ पर अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। अब ये ना एक छोटा सा इनिशिएटिव मेरी तरफ से है, जिसमें मेरी कोशिश सिंपल सी ये रहती है कि आप लोग यहाँ पर अगर फाइनेंशियल लेवरेज नहीं रखते हो सकता है बहुत से लोग अच्छी फैमिली से हैं बट पैसे फादर या मदर से नहीं लेना चाह रहे हैं, किसी भी XYZ रीजन से, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो भी आपको यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सिर्फ टाइम आपको डिवोट करना है और हार्ड वर्क आपको करना है। ओके, चलिए अब मिलते हैं हमारे उसमें। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। सॉरी, मिलते हैं नहीं। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो एम्प्लॉयमेंट है वो यहाँ पर एक एग्रीमेंट है बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एन एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय यहाँ पर सर्टेन सर्विसेज हमें प्रोवाइड करेंगे। एंड यहाँ पर क्या होगा, देखो एम्प्लॉयमेंट अगर मैं सिंपल सा बात करूं, हमें कोई भी काम क्यों दे रहा है या फिर कोई भी हमें सैलरीज क्यों दे रहा है? क्योंकि हम उनके लिए काम करें। तो इसका मतलब है वो अकेले काम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। तो जब यहाँ पर एक पर्सन दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहा है, तो यहाँ पर उनको सैलरीज दी जा रही है, पे किया जा रहा है। कोई किसी की हेल्प फ्री में तो करेगा नहीं। तो यहाँ पर हम जब काम किसी के लिए कर दे रहे हैं तो वो हमें पे कर रहे हैं, इसी को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है जो कि जॉब कर रहे हैं यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एक एम्प्लॉय बोलेंगे। और जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं उस कंपनी को हम एम्प्लॉयर बोल देंगे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो यूजुअली हम इसको 15 से 64 इयर्स लेते हैं। तो ये कौन सी पॉपुलेशन है? ये वो लोग हैं जो कि अब इतने तो हमारे बड़े हो चुके हैं, अडल्ट हो चुके हैं कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन इतने भी बूढ़े नहीं हुए हैं कि वो यहाँ पर काम नहीं कर पाए। बेसिकली एक ऐसी एज जिसमें आप अपना फिजिकल या मेंटल वर्क कर सकते हैं। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन हो गई किसी भी एरिया में जहां पर हम कंसिडरेबल, यहाँ पर हम कंसिडर करें कि एबल और जो लाइकली लोग हैं वो यहाँ पर काम करेंगे। और यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो कि काम कर सकते हैं, इतने एबल हैं, इतना यहाँ पर काम करने के लायक बन चुके हैं, वही हमारी एक प्री डिटर्मिन्ड एज रेंज में हम काउंट करते हैं। अब वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो एक एस्टिमेट दे रही है टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल वर्कर्स विद इन एन इकोनॉमी। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन हमारी कितनी डिफाइन करते हैं हम? 15 to 64। नेक्स्ट आते हैं एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहां लोग काम तो करना चाहते हैं, दे wanna वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क। व्हाई? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, माइट बी दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर स्किल्स, ठीक है। तो वेरियस रीजंस होते हैं जहां पर दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स और दे आर नॉट गेटिंग पेड फॉर द वर्क दे आर डूइंग। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 100 पीपल आर रेडी टू गेट द जॉब, ठीक है, बट वैकेंसी केवल 20 लोग के लिए आई है। तो जो 80 लोग रहे वो आपके अनएम्प्लॉयड रहे। तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? अनएम्प्लॉयड लोग हमारे कितने हैं अपॉन हमारे पास कितनी लेबर फोर्स है। तो कितने लोग थे हमारे पास में? यहाँ पर जॉब जो मिल रही थी वो मिल रही थी केवल 20 लोगों को। तो 80 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, लेबर फोर्स हमारे पास 100 की थी, एंड इंटू 100, तो मैं बोल सकती हूँ 80% अनएम्प्लॉयमेंट अभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा? जब वर्कर्स जो काम करना चाहते हैं वो यहाँ पर जॉब्स ढूंढ नहीं पा रहे एंड इसी वजह से इकोनॉमिक आउटपुट कम हो रहा है। हाउएवर यहाँ पर हमें सब्सिस्टेंस जो है स्टिल रिक्वायर्ड होगा। तो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक सिग्नल होता है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का। अगर लोगों के पास काम नहीं है तो इसका मतलब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है।
और यहाँ पर एक्सट्रीमली लो रेट्स अगर अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, तो इसका मतलब है ओवर हीटेड इकोनॉमी है। मतलब अगर मान लो 100 लोग में से 95 लोग काम पर जा रहे हैं या 99 लोग काम पर जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो इकोनॉमी है वो ओवर हीट हो चुकी है, वो अपने पीक पर पहुंच चुकी है। और पीक से हमने देखा था बिजनेस साइकिल में क्या हो रहा था, हम फिर रिसेशन की तरफ आ रहे थे। तो अब यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे है हमारा, एनएसएसओ जिसे हम बोलते हैं, इसने एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को कुछ हमारे एक्टिविटी स्टेटस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। ठीक है, तो इनका क्या बोलना है कि वर्किंग एज क्या होगी, वर्किंग यहाँ पर आपके पास आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में एम्प्लॉयड हो। ध्यान रखना, हम बहुत सारे दिन में काम कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें हमें उस काम को करने के बदले पैसा मिल रहा है, तो हम एम्प्लॉयड हैं। अगर हम यहाँ पर काम करना चाहते हैं, वी आर सीकिंग फॉर वर्क एंड अवेलेबल फॉर वर्क, तो अनएम्प्लॉयड हैं। नाइदर सीकिंग नॉट नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ भी नहीं है, कोई लोड नहीं आएगी। तो पहले दो जो है वो हमें लेबर फोर्स बनाते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बताता है कि क्या परसेंटेज है लेबर फोर्स की जो कि बिना काम के है एंड काम करना चाहती है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि लेबर फोर्स क्या है, पीपल आइदर वर्किंग, है ना, या तो एम्प्लॉयड हो गए या फिर लुकिंग फॉर वर्क अनएम्प्लॉयड हो गए। जो लोग काम नहीं ढूंढ रहे, जैसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, रिटायर्ड लोग हो सकते हैं, होम मेकर्स हो सकते हैं, वो लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड है ना, यही मिलकर हमारा लेबर फोर्स बना रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में मान लो 70 लोग हैं जो कि काम करना चाहते हैं, है ना, और 70 लोग मान लो वर्किंग है, 10 लोग हैं जो कि काम ढूंढ रहे हैं, और 20 लोग ऐसे हैं जो कि ना तो काम ढूंढ रहे हैं ना काम करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रिपेयरिंग और दे आर वर्किंग और दे आर यहाँ पर होम मेकर्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे में लेबर फोर्स हमारे पास कितनी हो गई, लेबर फोर्स हो गई हमारे पास 80। ओके, और अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालूं कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, 10 लोग हमारे अनएम्प्लॉयड हैं, एंड यहाँ पर टोटल हमारे पास में जो वर्क फोर्स है वो कितनी थी, टोटल वर्क फोर्स हमारे पास, लेबर फोर्स सॉरी, वो हमारे पास है 80 की, तो ये हमारे पास में 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो 10/8 आपका आ जाएगा 12 पॉइंट समथिंग समथिंग कर कर, राइट। चलो नेक्स्ट 1.2 समथिंग कर कर आ जाएगा। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विद सिंपल, हम यहाँ पर समझेंगे अब। ठीक है, तो एकदम बहुत सिंपल सिंपल सी चीजों को एग्जांपल्स लेकर मैं आपको इसको समझाऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट में। तो साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जब इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन कर रही है और लेस डिमांड यहाँ पर हमारे सामने है, सेल्स हमारी कम हो गई है, कंपनीज जॉब्स कट कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19 में हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनकी जो सेल्स थी वो बहुत कम हो गई, एंड इसी वजह से कंपनीज ने अपने स्टाफ को यहाँ पर काम से निकाल दिया। तो ये हमारी साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट हो गई। साइक्लिक इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट आपकी अनएम्प्लॉयमेंट किससे रिलेटेड है, बिजनेस साइकिल से। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स यहाँ पर अपनी जॉब्स क्यों खो रहे हैं, क्योंकि डाउन टर्न आ गया एग्रीगेट डिमांड में। इसका मतलब है साइक्लिक फ्लक्चुएशंस आई हैं। जब डिक्लाइन आया एग्रीगेट डिमांड में और ये परसिस्टेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म हो सकती है, एंड या तो ये यहाँ पर डिमांड डेफिशिएंसी है जनरल, या फिर कीनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट सामने आ जाएगी। फिर आती है कीनेजियन अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होती है, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो हमारी कंजम्पशन डिमांड प्लस इन्वेस्टमेंट डिमांड के अकॉर्डिंग होती है। तो या तो लोग कंज्यूम कम करते हैं या तो इन्वेस्ट कम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसेस की जो आपकी प्रोडक्शन है वो भी नीचे गिर रही है, और क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा तो काम कम होगा, काम कम होगा तो कम लोग चाहिए, कम लोग चाहिए तो यहाँ पर उनको अनएम्प्लॉयमेंट देखनी मिलती है। फिर आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, जब ओल्ड इंडस्ट्रीज जो है वो डिक्लाइन कर रही हैं और नई वाली आ रही हैं, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी स्किल्स या तो अपने आप से बढ़ा लें, और अगर स्किल्स वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, एनहांस नहीं कर रहे हैं, स्किल्स अपनी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर एक टाइम पर टाइपराइटर्स चलते थे, तो अगर टाइपराइटर्स ने अपने लिए कुछ और अच्छी जॉब्स नहीं ढूंढी, ठीक है, अपने लिए यहाँ पर स्किल अपग्रेडेशन नहीं किया, तो उनकी जॉब चली गई, क्योंकि अब यहाँ पर लोग कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। इवन यहाँ पर तो अब क्या हो गया, चैट जीपीटी और जेमिनी आ गया, आप टूटा फूटा कुछ भी लिख कर दे दो, वो उसको अपग्रेड कर कर दे देते हैं।
तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपकी कब होती है, जब कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो डिक्लाइन कर रही हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म चेंज आ गया मार्केट कंडीशंस में। अब जैसे लोग यहाँ पर एआई से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि उनको यही तो लग रहा है कि एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो चेंजेस हमारे चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से आ रहे हैं। तो जहां पर पहले लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी थी, वो अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो गई। तो जहां पर मैं जॉब करती हूँ, मैं वहां का ही आपको बताऊं, तो जो काम करने में पहले हमारे पास में 10 से 12 लोग थे, ठीक है, अब उसी काम को यहाँ पर 2 से 3 लोग कर कर दे देते हैं। तो सिर्फ वही लोग बचे जो क्रीम लोग कहलाते हैं ना, जो कि यहाँ पर आपके पास में सारा काम अच्छे से कर सकते हैं, जिनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। बाकी सभी लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, and they are not getting jobs in other markets and other companies in this industry as well। तो यहाँ पर ये भी एक इशू आता है। तो चेंजेस जो है वो आपके पैटर्न ऑफ डिमांड में देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे ओल्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पर डिक्लाइन कर रही है, तो न्यू इंडस्ट्रीज आपकी आएंगी, जैसे हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग आ गया, आईटी, कंप्यूटिंग, इंश्योरेंस, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज। लेकिन ये जो न्यू इंडस्ट्रीज है, इनमें एक डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर अपग्रेड कर लेते हो अपने स्किल्स को, तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से बच जाओगे। फिर आती है बात रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब एआई के ऊपर काम करने के लिए भी तो स्किल्स ही चाहिए ना। एआई तो हजार है, लेकिन कौन उसको बेस्ट यूटिलाइज कर पा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे कम कर सकते हैं, स्किल अपग्रेड कर कर। देखो अभी क्या है ना, अभी माइट भी आप ये बोल लो कि मेरे पास एक जॉब है तो मुझे स्टेबिलिटी मिल गई, लेकिन आप एक जॉब सिक्योरिटी तभी मान सकते हो जब आपके पास में यहाँ पर एक लर्निंग की ना हैबिट इनकलकेट हो जाए, कि यहाँ पर आपको कोई भी काम मिल जाए बट आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया क्या कर रहे हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो रीजनल यहाँ पर कैसा हो सकता है, जैसे मान लो आपके पास में कोल माइंस है, तो अगर कोल माइंस को झारखंड में बंद कर दिया जाए, तो जो लोकल माइनर्स है वहां के, वो अपनी जॉब लूज कर देंगे। तो ये हमारा किस तरीके का है कि कुछ सर्टेन एरियाज ही हैं जो कि यहाँ पर सफर कर रहे हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री यहाँ पर शट डाउन हो रही है। तो लोकल एरियाज यहाँ पर अफेक्ट होते हैं इकोनॉमी के, एंड इसी को हम रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल माइंस का, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जाम्पल से आई होप आपको ना चीजें ज्यादा बेटर समझ आती होगी। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, इसको बोल सकते हो आप रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वेजेस बहुत हाई जा रही हैं, और एम्प्लॉयर्स को लग रहा है कि अब वो यहाँ पर ज्यादा लोगों को हायर करेंगे तो प्रॉफिट से लॉस में आ जाएंगे। तो अगर मान लो मिनिमम वेज यहाँ पर 20,000 रुपीज है, और फर्म केवल 15,000 ही पे कर सकती है ना। अब उनको यहाँ पर प्रॉफिट, इतना तो सस्टेनेबल प्रॉफिट तो हर फर्म को चाहिए। तो ऐसे में वो क्या करेंगे, कम लोगों को हायर करेंगे, एंड यहाँ पर क्या होगा, जो बाकी लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे एज हाई वेजेस हैं। तो यहाँ पर आपके पास में क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जब वेजेस बहुत हाई चले जाते हैं, तो वर्कर्स खुद को यहाँ पर ब्लेम करते हैं कि उन्होंने लोअर वेजेस को एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर उन्होंने बहुत हाई वेजेस डिमांड कर दी। इसी को हम रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, याद रहेगा। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है, रियल वेज अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिल सकता है। तो मान लो यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो कि मैंगो प्रोसेसिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, तो समर्स में तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा पैसा कमा लेंगे, लेकिन विंटर्स में यहाँ पर उन्हें थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखते हैं टूरिज्म प्लेसेस पर, जैसे शिमला लोग घूमते हैं, ठीक है, तो शिमला में आप, अब तो खैर लोग हर सीजन में जाने लग गए हैं, पहले लोग ज्यादातर ठंडियों में जाते थे स्नोफॉल वगैरह देखने के लिए, है ना। यहाँ पर कश्मीर में जाते थे स्नोफॉल वगैरह देखने के लिए। तो आप क्या देखेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जब कुछ इंडस्ट्रीज जो हैं वो प्रोड्यूस या डिस्ट्रीब्यूट तभी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को, जब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सीजन चल रहा है एक सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर। तो इंडस्ट्रीज जहाँ पर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है, वो कौन से होंगे, आपके फार्मिंग, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन। तो एक एग्जांपल है कि वर्कर जो है वो एक स्काई रिजॉर्ट है, वो यहाँ पर क्या होगा, वर्कर एक स्काई रिजॉर्ट में अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे जब विंटर खत्म हो जाएंगी। और जो टूरिस्ट गाइड्स है किसी भी हिल स्टेशन में, वो यहाँ पर अपनी लॉस कर देंगे जॉब को, जब समर्स यहाँ पर खत्म हो जाएंगी और इन्फ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा। जैसे समर वेकेशन होती है तो लोग ज्यादा जाते हैं घूमने, फिर समर्स खत्म हो गई फिर वो लोग नहीं जाएंगे। विंटर्स का पीक आता है तो लोग यहाँ पर ज्यादा स्नोफॉल वगैरह देखने चले जाएंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस एरिया में हो और किस तरह का जॉब है। अदर एग्जाम्पल आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, जैसे मैंने बोला कि डिमांड जो है वर्कर्स की हार्वेस्टिंग के टाइम पर ज्यादा होती है और बाकी टाइम बहुत कम होती है। अब हार्वेस्टिंग में हमें काफी लोग चाहिए होते हैं, तो आप देखेंगे कि उस टाइम पर फॉर एक एग्जाम्पल
यहाँ पर प्लीज कोई भी ना ये मत हो ना, ऑफेंड मत हो ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्यू फैक्ट्स अबाउट थिंग्स। तो पंजाब में आप देखते हैं कि पूरा पूरा ना एग्रीकल्चर पर बेस्ड है ज्यादातर हमारा एरिया। तो वहां पर आपके पास में जो लोग आते हैं वो मेजरली यूपी से या बिहार से आ रहे होते हैं, है ना, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं। तो मेजरली यहाँ पर उनका इन्फ्लक्स बहुत हैवी हो जाता है इस टाइम पर। फिर धीरे धीरे लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी फील्ड्स पर काम करने चले जाते हैं। तो जो एग्रीकल्चर लेबरर्स होते हैं उनके खुद के भी गाँव में यहाँ पर ना जमीन खेत ये सब होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास जमीन नहीं है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली अच्छा पैसा मिल रहा है, थोड़े टाइम यहाँ पर काम कर लिया। ओके, चलो, और काम करना कभी गलत नहीं होता, आई डोंट नो। लोग यहाँ पर फिजिकल वर्क को इतना ज्यादा अंडरमाइन कर चुके हैं ना कि वो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते एंड ट्रोलिंग वगैरह करते हैं। बट फिजिकल वर्क आई थिंक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर ज्यादा टफ होता है मेंटल से। मेंटल इज ऑल्सो टफ, बट यहाँ पर स्टिल अगर फिजिकल वर्क करना किसी को इतना पड़ जाए तो यू विल अंडरस्टैंड मतलब कितना दिक्कत होता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर जॉब स्विच करना है या फिर कोई नई जॉब ढूंढनी है तो इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल, जहां पर हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो अपनी करेंट जॉब को लूज कर देते हैं और नई जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। तो मान लो या फिर अपनी मर्जी से उन्होंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, ज्यादा परेशान कर रहे हैं, मैनेजर्स वगैरह परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, सोचा कि चलो नई कंपनी ढूंढेंगे वहां पर जॉब करेंगे। तो हो सकता है 1-2 महीने के लिए आप यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो। फिर आता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि लोग यहाँ पर चूज कर रहे हैं कि अभी हम यहाँ पर इस अवेलेबल वेज रेट पर काम नहीं करेंगे, ये जो वेज रेट है ये तो बहुत कम है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन को यहाँ पर बोला गया कि आप 10,000 रुपीज में काम कर लो, लेकिन उन्हें पता है कि मार्केट में उनको कम से कम 20,000 रुपीज इसी काम के मिलते हैं। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़े दिन अनएम्प्लॉयड रह लूंगा लेकिन ऐसे काम करूंगा तो दिक्कत आएगी। अब इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर इन फ्यूचर कभी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उनको प्राइवेट जॉब लेनी है या फिर कभी प्राइवेट जॉब अभी वो कर रहे हो या शुरू की हो। उनको एक एग्जांपल देती हूँ मैं। आपको जब नेक्स्ट जो कंपनी में स्विच करना होता है तो इंडिया में ये कल्चर है, इंडिया में ठीक है, आपका एचआर आपका प्रीवियस यहाँ पर ऑफर लेटर, अप्रेजल लेटर्स ये सब डिमांड करते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अब आपको जो सैलरीज देंगे वो आपके प्रीवियस लेटर्स के अकॉर्डिंग देंगे। अब इस बीच में आपने कितनी भी अच्छी स्किल्स ले ली हो, कुछ भी अच्छा करा हो, यहाँ आपने बहुत सारी लर्निंग ली हो, यहाँ से आप जॉब स्विच इस कंपनी में इसलिए कर रहे हो कि बेटर मेरे को कुछ वेजेस मिले, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे मिल नहीं पा रहे थे। बट दिस पीपल ऑल्सो विल सी योर ऑफर लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑफर लेटर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी कभी वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो बेटर। ऐसा नहीं है कि हर बार कम ही होगा आपको कि यार कोई भी काम मिल रहा है कर लो क्या दिक्कत है, नहीं ऐसा नहीं होता है, कई बार फिर वो लॉन्ग टर्म में दिक्कत देता है। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर वर्कर्स जो है वो चूज करते हैं कि वो वर्क नहीं करेंगे करेंट इक्विलिब्रियम वेज रेट पर। अब एक रीजन से या फिर अनदर रीजन हो सकता है, तो वर्कर्स जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे लेबर मार्केट में। अब जो मेनी रीजन होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें आपके पास में एक्सेसिवली जेनरस वेलफेयर बेनिफिट्स हो सकते हैं, हाई रेट्स ऑफ इनकम टैक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि पर्टिकुलर वेजेस पर मुझे बहुत ज्यादा टैक्स पे करना है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि नहीं मुझे कुछ और बेनिफिट्स भी मिलने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है वो तब आपकी अक्कर करती है जब इक्विलिब्रियम वेज रेट जो है वो आपके नेसेसरी वेजेस से कम है और एनकरेज कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को कि भाई आप यहाँ पर अपनी लेबर को सप्लाई करो। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि काम में उतना ज्यादा वेजेस आपको मिल ही नहीं रहे जितने मिलने चाहिए थे। नेक्स्ट आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि लोग यहाँ पर काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन जॉब्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो एक लार्ज सेक्शन में हमारे लेबर फोर्स जो है उसको जॉब ही नहीं मिल रही है जो कि उनको एक रेगुलर इनकम दिला पाए। तो यहाँ पर वो लोग काम तो कर सकते हैं और काम करना भी चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, काम ही नहीं है, ठीक है, मार्केट में। फिर आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीजनल, स्ट्रक्चरल, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये कुछ ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि एक पर्सन है जो कि एक जॉब तो कर रहे हैं लेकिन फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे अपने स्किल्स को। तो माइट भी एक पर्सन है यहाँ पर जिनके पास में स्किल्स तो बहुत हाई लेवल की हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आईआईटीएन है जिन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च की थी, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए थे कॉलेज में, और यहाँ पर मान लो उन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की थी और यहाँ पर उनकी जो आईआईटी थी उसमें उतनी अच्छी कंपनीज आ नहीं पाई। एंड इंडिया में अभी जैसा हम देख रहे हैं उतनी अच्छी सिचुएशन है नहीं कि लोगों को बहुत अच्छा काम मिले।
तो अब यहाँ पर इनको जिस कंपनी ने हायर करा उस कंपनी ने इनके स्किल्स को बेस्ट वे में यूटिलाइज नहीं किया, तो इससे क्या होगा, इसे बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। जहाँ पर एक पर्सन जो है उनके पास काम तो है लेकिन वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे, तो या तो वो कम घंटे काम कर रहे हैं या तो फिर वो अपनी स्किल लेवल से कम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सिचुएशन जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्यों आ रही है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयड पीपल कंट्रीब्यूट कम कर रहे हैं जितना वो कैपेबल हैं, या तो इन टर्म्स ऑफ आवर्स या फिर इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम विजिबल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगी, टाइप ऑफ वर्क में इनविजिबल देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, विजिबल मतलब मुझे पता चल रहा है कि यार ये घंटा 8 घंटे, ये बंदा 8 घंटे काम कर सकता है, करता है ये 4 ही घंटे है। ठीक है, जैसे इसने कोई फ्रीलांसिंग जॉब ले ली, तो यहाँ पर ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट, या फिर मैंने आपको स्किल्स वाला ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया। अब आते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक काम करने के लिए जब 5 लोग की जरूरत है लेकिन एक्चुअल में 8 से 9 लोग काम कर रहे हैं, तो ये हो गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जब यहाँ पर ज्यादा लोग एक काम को कर रहे हैं जबकि जो एक्चुअली नीडेड लोग हैं वो कम है, तो एक डिसगाइजली अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन कौन सा है, जो कि यहाँ पर एम्प्लॉयड लग तो रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, इनका कंट्रीब्यूशन टोटल आउटपुट में जीरो या नेग्लिजिबल ही है। तो जब ज्यादा लोग एंगेज होते हैं किसी एक जॉब में देन एक्चुअली रिक्वायर्ड, तो एक स्टेट ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलती है, जो कि मोस्टली हमारे रूरल एरियाज में हमारे एग्रीकल्चर फार्म्स वगैरह में देखने के लिए मिलती है। जैसे कोई फैमिली फार्म है तो 5 लोग घर में काम कर रहे हैं लेकिन केवल 3 की ही जरूरत थी, तो 2 लोग यहाँ पर आपके डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड होंगे। ओके, देन 11th आता है लास्ट वाला आपका क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ दिस इज लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हमारा बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज में। जैसा हम देखते हैं कि हमारे पास में रूरल एरियाज में लोगों के पास में रेगुलर जॉब्स नहीं होती है ना, मनरेगा भी आपको 100 डेज का ही तो काम प्रोवाइड कर रहा है। अब इसके अलावा बाकी मान लो एग्रीकल्चर में भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो लोग अनएम्प्लॉयड है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर लॉन्ग टर्म है, क्योंकि यहाँ पर और ये एक लॉन्ग टर्म फीचर बन गया कंट्री का, तो इसको हम क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ पर क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट से सफर करती हैं क्योंकि विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हमें देखने के लिए मिलता है। और कल जो पॉवर्टी एंड एलिवेशन मैंने समझाया था तो उसमें विशियस सर्कल का समझाया था। नेक्स्ट आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर करना है, देखो यहाँ पर हम डायरेक्टली तो जाएंगे नहीं, एक लाइन में खड़ा कर देंगे लोगों को कि भाई बताओ बताओ यहाँ पर कौन कौन अनएम्प्लॉयड है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में एक सैंपल सर्वे किया जाता है। अब सैंपल सर्वे कौन करेगा, एनएसओ करेगा। एनएसओ किसके अंडर करेगा, मॉस्पी के अंडर करेगा। अब ये 3 अप्रोचेस लेकर चलते हैं कि किस तरीके से इसको मेजर किया जाएगा। तो यूजुअल स्टेटस, वीकली स्टेटस और डेली स्टेटस, ये मैं आपको टेबल में बनाकर दिखा देती हूँ, तो थियरी से तो पढ़ ही लेंगे है ना। तो यूजुअल स्टेटस मेरी लाइन कभी सीधी नहीं क्लिक होती है। चलो वीकली स्टेटस और डेली स्टेटस, तो यहाँ पर टाइम रेफरेंस रहेगा। टाइम रेफरेंस में पास्ट 365 डेज लेंगे यूजुअल में, वीकली में लेंगे 7 डेज और डेली में लेंगे हर दिन हमारे हफ्ते का। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपके पास में 1/7 लिख लेते हैं। हु इज काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, तो यहाँ पर जिन लोगों के पास में मेजर पार्ट ऑफ द ईयर काम ही नहीं था, यहाँ पर वो लोग जिन्होंने काम नहीं किया इवन फॉर 1 आवर इन द वीक, और इन्होंने वो लोग जिन्होंने इवन 1 आवर फॉर इन अ डे काम नहीं करा है इन द वीक। तो ये हमारे पास में वीकली स्टेटस निकलता है, यूजुअल स्टेटस निकलता है और डेली स्टेटस निकलता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर दे देती हूँ यूजुअल स्टेटस का, कि राम जो है वो काम नहीं कर पाते हैं 10 महीने के लिए, उनको मंदिर में बिठा दिया था हमने मजाक कर रही हूँ। तो 10 महीने के लिए राम कोई और पर्सन है, भगवान जी नहीं है। तो राम जो है उन्होंने 10 महीने के लिए काम नहीं किया लास्ट ईयर, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हो गए। अगर सुनीता को यहाँ पर काम नहीं मिलता है फॉर द एंटायर वीक, तो यहाँ पर इनको यहाँ हम क्या मानेंगे, अनएम्प्लॉयड मानेंगे। आकाश जो है इन्होंने 3 दिन काम करा लेकिन 4 दिन ये खाली रहे, ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 दिन के लिए अनएम्प्लॉयड रहेंगे और 3 दिन के लिए ये एम्प्लॉयड रहेंगे। अब कुछ लोग बहुत होशियार हैं, वो लोग आएंगे बोलेंगे वीकेंड्स पर अगर यहाँ पर ऑफ करा सैटरडे संडे तो वो 2 दिन के लिए अनएम्प्लॉयड है। नहीं नहीं, उनको सैलरी मिलती है वीकेंड की ना, तो फिर अनएम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर यूजुअल स्टेटस अप्रोच जो है वो एस्टिमेट करेगी केवल उन्हीं पर्सन को जो कि हमारे लिए यहाँ पर कोई भी गेनफुल वर्क नहीं कर पा रहे मेजर टाइम के लिए ड्यूरिंग द 365 डेज
प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सर्वे। तो डेट अगर सर्वे की आज की है तो आज से लास्ट 365 डेज में उनके पास में मेजोरिटी ऑफ द टाइम काम ही नहीं था। तो ये आ जाएंगे यूजुअल स्टेटस अप्रोच में। वीकली स्टेटस में यहाँ पर वो लोग आ जाएंगे जिनको हम बेसिकली इन्होंने 1 घंटे के लिए भी पूरे हफ्ते में किसी एक दिन भी काम नहीं किया था, ठीक है। और डेली स्टेटस अप्रोच में वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने 1 घंटे के लिए भी काम नहीं किया है उस पूरे हफ्ते में, ठीक है। तो उनको बोलेंगे हम अनएम्प्लॉयड फॉर दैट डे। जिस दिन उन्होंने यहाँ पर 3 दिन काम करा, 4 दिन में उन्होंने 1 भी घंटा काम नहीं करा, तो 4 दिन ये अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो एक पर्सन जो कि कोई भी गेनफुल काम नहीं कर रहे हैं इवन फॉर 1 आवर इन अ डे, तो अनएम्प्लॉयड स्टेटस यहाँ पर हम अपना हर दिन का लेंगे रेफरेंस वीक में। अब मेजरमेंट कैसे होगी इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की, तो यहाँ पर 2 इंस्टीट्यूशंस हैं। सबसे पहले आता है आपका लेबर ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा आता है एनएसएसओ, जिसको हम यहाँ पर एनएसओ बोलने लग गए हैं। अब यहाँ पर एनएसएसओ और सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड एनएसएसओ जो है आपका मर्ज होकर एक नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना रहा है, ठीक है। तो ये पहले क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इन्होंने नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का नाम रखा है। ओके चलो, तो यहाँ पर अब हमारे पास में इंडिया के लिए देख रहे हैं, तो इंडिया में कैसे देखेंगे इसको, यहाँ पर देखेंगे हमारा पीरियोडिकल लेबर फोर्स सर्वे, जो आपके एग्जाम में अगर आप ईएसआई का एग्जाम देने जा रहे हो आरबीआई का, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे फेज 1 में आ जाए चाहे फेज 2 में आ जाए। तो ये आपका लॉन्च हुआ था 2017 में, और किसने लॉन्च किया, एनएसओ ने लॉन्च किया मॉस्पी के अंडर। एंड ये यहाँ पर हमारे अमिताभ कुंडू कमेटी थी, उसके बेसिस पर आया था, जिसमें कि इंडिया का ये पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे था, ठीक है। तो यहाँ पर अमिताभ कुंडू जी ने एक कमेटी बनाई थी, उनकी रिकमेंडेशन पर हम इसको लेकर आए हैं। अलोंग विद दिस हमें यहाँ पर क्या लगा है, हमें यहाँ लगता है कि ये इंडिया का पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे है जिसको एनएसओ ने लॉन्च किया है। इसके 2 फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या क्या है, पहला है की एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, जैसे वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सबको हमें एस्टिमेट करना है शॉर्ट टाइम इंटरवल में 3 महीने के, ताकि हमें यहाँ पर पता चल पाए कि करंट वीक स्टेटस में यहाँ पर 3 महीने के अंदर, ठीक है, करेंटली वीक स्टेटस हमारा 3 महीने वाला किस तरीके का हमारा यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा ना मैं अपने हिसाब से इसको समझा देती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास में अर्बन लेते हैं और क्वार्टरली और रूरल लेते हैं, हमारा रूरल प्लस अर्बन एनुअली। तो अर्बन हो गया हमारा क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब 3 महीने वाला हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स यहाँ पर हर 3 महीने में करेंट वीकली स्टेटस लेकर। अगर रूरल प्लस अर्बन है तो ये हमारा एनुअली हो जाएगा, इसमें हमें एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स यूज करने हैं, यूजुअल स्टेटस प्लस हमारा करेंट वीकली स्टेटस चेक कर कर। ओके समझ में आ गया। तो अब कुछ की टर्म्स है जिनको मेंशन किया गया है, जैसे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो ये समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कितने लोग लेबर फोर्स में ऐसे हैं जिनके पास में अभी काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, लेबर फोर्स में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पता चल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर हम कितनी वो लेंगे, पॉपुलेशन याद है ना, यहाँ पर हमारे पास 15 से 64 वाली एज जो है, ठीक है, उसको लेंगे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड में, और टोटल पॉपुलेशन लेंगे। फिर आता है फीमेल एलएफपीआर, तो यहाँ पर कितनी वर्किंग एज वुमेन है जो कि काम ढूंढ रही हैं, तो यहाँ पर हम वर्किंग एज लोगों को लेते हैं, ये याद रखना। इसके बाद में आता है आपका वर्कर पॉपुलेशन रेट, तो यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो कि एक्चुअली एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो कितने लोग एम्प्लॉयड हैं ये हमें पता चलता है। अब कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, तो सबसे पहले तो डिमांड साइड फैक्टर, कि अगर डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड किससे बन रही है, कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड। अगर लोग कम कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर कार की आपकी फैक्ट्री है, अब कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर आपने देखा कि सेल्स ही कम हो रही है, सेल्स कम होगी तो यहाँ पर प्रोडक्शन आप थोड़ा कम कर दोगे, प्रोडक्शन कम करोगे कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, कम लोगों की जरूरत पड़ेगी तो स्टाफ की या तो हायरिंग नहीं करोगे, या तो जिन लोगों को हायर कर रखा है उनको भी कुछ टाइम के लिए जॉब से निकाल सकते हैं। तो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स आ जाएंगे, जैसे रिसेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया, तो यहाँ पर डिक्रीज्ड बिजनेस एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी और कंपनीज ले ऑफ कर देते हैं वर्कर्स का, या कम वर्कर्स को हायर करते हैं। कोविड-19 में सेम सिचुएशन आई थी। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में चेंज हो गए, तो यहाँ पर हमने देखा था जैसे हैंडीक्राफ्ट से लोग क्या कर रहे थे,
मशीन्स के ऊपर आ गए थे जब हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया था, उससे पहले पहले जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे, राइट। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज में ही चेंजेस आ गए, तो अब हम ऑटोमेशन, ग्लोबलाइजेशन देख रहे हैं, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, तो सर्टेन इंडस्ट्रीज में डिक्लाइन आया है और वर्कर्स जो है यहाँ पर जॉबलेस होते जा रहे हैं। फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो टू हाई मिनिमम वेज और स्ट्रिक्ट रूल्स यहाँ पर। मान लो इंडिया में तो खैर बिल्कुल ही हालत खराब है, अगर हम दूसरी कंट्रीज का ले लेते हैं एग्जाम्पल, मान लो यूएस में बोल दिया जाए कि यहाँ पर $20,000 जो है आपके महीने के, वो मिनिमम वेज है, ठीक है। तो अब कंपनीज क्या करेंगी, कम लोगों को हायर कर पाएंगी। तो अगर हमने मिनिमम वेजेस को ही इतना हाई कर दिया या फिर रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए, तो फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज भी हो सकता है हमारी इनइफेक्टिव हो, एंड यहाँ पर बिजनेसेस जो है वो हायरिंग नहीं कर पा रहे। तो ये सब है डिमांड साइड फैक्टर कि कंपनी जब हायर करना चाह रही थी या डिमांड कर रही है अपने लोगों को। अब आते हैं सप्लाई साइड फैक्टर, कि हो सकता है जो लोग हैं वही यहाँ पर प्रॉपर स्किल्स नहीं रखते, उन्हीं को एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिली है, या फिर उन्हीं की तरफ से हमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिल रही है कि वो कहीं और स्विच करना चाहते हैं। तो स्किल्स पजेस पर जॉब सीकर्स जो हैं वो स्किल्स रिक्वायर्ड को मैच नहीं कर रही हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। एजुकेशन यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, नेसेसरी एजुकेशन या ट्रेनिंग नहीं हुई है डिजायरेबल जॉब्स के लिए, और टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर आपकी है ड्यूरिंग जॉब सर्चिंग या करियर ट्रांजिशंस, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आया, अब लोगों ने अपनी स्किल्स अपग्रेड नहीं की थी, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर कुछ जॉब जो है ऑब्सलीट हो गई और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, डेमोग्राफीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज उस रेट से नहीं बढ़ रही हैं, तो एजिंग पॉपुलेशन हो सकती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट्स में चेंजेस हो सकते हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ स्टेट्स में बहुत ही कम इंडस्ट्रीज हैं, तो वहां पर आपको हायर अनएम्प्लॉयमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि रेशियल, जेंडर या अदर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसी की वजह से हमारे पास में क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स नहीं है जिनको जॉब मिल पाए, ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल्स हमारे पास कम है और उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें ना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमने देखा था, अभी आईपीएस ने सुसाइड कर लिया था, इस तरह की चीजें होती हैं, माइट भी कुछ और केस हो, बट हम एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझने के लिए यूज कर रहे हैं। चलिए, अब आते हैं हमारे पास में क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो गवर्नमेंट ने 3 स्कीम्स मेजरली निकाली, मनरेगा, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना। फिर स्किल डेवलपमेंट के लिए निकाली थी कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, स्टार्टअप इंडिया। फिर यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी निकाली थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, एंड यहाँ पर एक और आया था श्रम योगी मानधन योजना, है ना। तो ये सारी हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ये हेल्प करती हैं। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर आई कि एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिवाइज करेंगे, अगर वो नई जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं तो वेज सब्सिडीज और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। रोजगार प्रोत्साहन में यहाँ पर हम एम्प्लॉयर्स जो कंट्रीब्यूट करेंगे एम्प्लॉय के ईपीएफ में, उनको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मनरेगा में हम 100 डेज का काम जो है गारंटी कर रहे हैं पर ईयर टू रूरल हाउस होल्ड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क में, जैसे सड़कें बनवा दी, है ना, या फिर इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह लगने हैं तो उसमें उनकी हेल्प ले ली, बहुत सारी इस तरह के काम उनसे करवाए जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, यहाँ पर आप स्किल ट्रेनिंग दे रहे हो रूरल यूथ को ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम था वेरियस सेक्टर्स में, ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज जैसा था ये। स्टार्टअप इंडिया, यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट की गई थी इंक्यूबेशन सेंटर्स, फंडिंग एंड टैक्स बेनिफिट्स के थ्रू। फिर आता है फाइनेंशियल सपोर्ट में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसमें हम पेंशन स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए। स्टैंड अप इंडिया, यहाँ पर लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, हमारी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस से जो आती हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऑफर कर रहे हैं माइक्रो लोन्स एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस के लिए। अच्छा, इसमें 3 कैटेगरीज थी, एक नई कैटेगरी ऐड हो गई है, वो कौन सी है, तरुण प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ गवर्नमेंट के एग्जांपल हैं स्कीम्स के, जो कि हमारे इनिशिएटिव्स वगैरह वो लेते हैं। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो इफेक्टिवनेस है वो डिपेंड कर रही है, चेंज है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर, कैसा इंप्लीमेंटेशन हुआ, रिसोर्स एलोकेशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं। तो जैसे मैं बात करूं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जब ये आई थी तो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट और नॉलेज यहाँ पर जो आपके रहते हैं ना कॉलेजेस वगैरह, सबके साथ कोलैबोरेट किया था और बहुत अच्छा कर रहे थे।
बट यहाँ पर थोड़े टाइम के बाद में ये भी ठंडा पड़ गया इम्प्लीमेंटेशन इसका, तो खराब हो गई स्कीम। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास गवर्नमेंट्स कितना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं और इसमें ब्यूरोक्रेसी कैसा काम कर रही है। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही है। आई होप वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अलग-अलग तरह के एम्प्लॉयमेंट्स जो हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं सोशल इश्यूज में। 1-2 चैप्टर्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, पॉवर्टी एलिवेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। तो ये तो आपको आने ही चाहिए। चाहे स्टैटिक पोर्शन आप आरबीआई के लिए थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन ये वाला पार्ट पढ़ लेना। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अप्रोच थोड़ी-सी बदल जाएगी और जो क्वेश्चंस आपको ईएसआई में देखने के लिए मिलेंगे ना, वो भी एक मिक्स रहेंगे स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का। वो प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड आएंगे नहीं, तो थोड़ा सा स्टैटिक ना समझ कर जाना, ठीक है। इसके अलावा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर कोई भी आपको डाउट आता है, वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट यहाँ पर और कुछ चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।